a very warm welcome to Skillshare. Today our topic is why GST was introduced. So GST की कहानी मोदी की जुबानी. So let's start. ये हमारे मोदी जी है जो सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं और ममता जी जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं. अब मोदी जी सोच रहे थे, मोदी जी प्लान कर रहे थे मेक इन इंडिया के बारे में कि भैया मेक इन इंडिया करेंगे और इंडिया की तरक्की कराएंगे. तो उन्हें लगा कि मेक इन इंडिया पॉसिबल है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा तो मेक इन इंडिया को और आगे बढ़ाया जाएगा. लेकिन उनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और वो प्रॉब्लम्स क्या थे आइए हम देखते हैं. सबसे पहले जब भी कोई इंडिया में कोई सर्विस देता था तो मोदी जी सर्विस टैक्स लगाते थे. अगर इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता था तो मोदी जी एक्साइज ड्यूटी लगाते थे. अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सेल करता था तो सीएसटी लग जाता था. अब ममता जी भी कम कहां थी. अगर मोदी जी इतना टैक्स वसूलते थे तो ममता जी भी तो वसूलेगी. तो वो जब भी कोई मूवी देखता था उनके स्टेट में तो वो एंटरटेनमेंट टैक्स लगा देती थी. अगर कोई स्टेट में सेल करता था, विद इन द स्टेट कोई सेल करता था तो वो वैट लगा देती थी. अगर कोई उनके स्टेट में दूसरी स्टेट से गुड्स लेके आता था तो वो एंट्री टैक्स लगा देती थी. अगर कोई लग्जरियस चीज खरीदता था तो लग्जरी टैक्स लगा देती थी. सो आप देख सकते हो प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी. इतने सारे टैक्सेस, सो कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर वाज, इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स. तो इसका सल्यूशन एकमात्र था GST, that is Goods and Service Tax. One nation, one tax. इतने सारे टैक्सेस जो आप देख रहे हो, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, सारे हटा दिए गए. और क्या लाया? जीएसटी लाया ताकि एफडीआई को बढ़ावा मिल सके, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके. लेकिन ममता जी कहाँ रुकने वाली थी. उन्होंने बोला कि मेरे भी कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरे प्रॉब्लम्स को तो सुनो. तो ममता जी की प्रॉब्लम सबसे पहले थी कि मैं इतना सारा टैक्स वसूल करती हूँ, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स. अगर मैं इतनी सारी वसूली नहीं करूंगी तो मुझे नुकसान हो जाएगा. उसकी भरपाई कौन करेगा, उसका कंपेंसेशन कौन प्रोवाइड करेगा. तो मोदी जी भी सल्यूशन निकालने में आगे रहते हैं. तो उन्होंने सल्यूशन निकाला कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नुकसान होगा तो मैं तुम्हारी भरपाई करूंगा. तो वो भरपाई क्या था? वो भरपाई का नाम था जीएसटी कंपनसेशन. जो स्टेट को जीएसटी लाने से कोई भी नुकसान होता है, क्योंकि वो प्रीवियसली बहुत सारे टैक्स कलेक्ट करते थे, अब एक ही टैक्स कलेक्ट करेंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए. तो वो नुकसान की भरपाई कौन करेंगे? हमारे मोदी जी उस नुकसान की भरपाई करेंगे. दैट इज जीएसटी कंपनसेशन. अब ममता जी, उनको एक और डाउट आया. उनको मोदी पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है. तो वो बोली कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है कि तुम मुझे कंपनसेशन दोगे, तो मेरे राइट्स के बारे में क्या? तुम बोल रहे हो दैट यू विल प्रोवाइड मी द कंपनसेशन बट आई डोंट, सो व्हाट इज माय राइट्स? तो मोदी जी को और एक समझ में आया. वो सुझाव था जीएसटी काउंसिल. जीएसटी काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जिसमें स्टेट की भी हिस्सेदारी रहेगी और सेंटर भी की भी हिस्सेदारी रहेगी. तो मोदी को ये सुझाव आया कि आप टेंशन मत लीजिए अपने राइट्स की, आपको भी राइट्स मिलेगा और मुझे भी राइट्स मिलेगा. तो ये थी जीएसटी की कहानी. अगर आप अच्छे से देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि इतना कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर था इंडिया का जो रिप्लेस हो गया और एक सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर, वेरी सिंप्लीफाइड, दैट इज जीएसटी आ गया. चलिए एक एक चीज को हम डिटेल में समझते हैं.
सो आप देख रहे होगे इसमें बिफोर जीएसटी टैक्सेस प्रेवलेंट इन इंडिया, क्या क्या टैक्सेस थे बिफोर जीएसटी। सो आप देखोगे इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती थी तो एक्साइज लगाता था, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल होता था तो सीएसटी लगता था, अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड होता था तो सर्विस टैक्स लगता था। स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाता था, विद इन द स्टेट वैट लगाता था, अगर कोई सेल हो रहा है तो, अगर कोई मूवीज देखी जा रही है तो एंटरटेनमेंट टैक्स, अगर एक स्टेट से उसके स्टेट में कोई घुस रहा है विद इन द स्टेट, मतलब दूसरी स्टेट से हमारी स्टेट में कोई घुस रहा है तो एंट्री टैक्स लगता था, कोई लग्जरियस प्रोडक्ट खरीद रहा है तो लग्जरी टैक्स। तो ये सब कौन बोलता था कि ये सारे टैक्स लगेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ये सारे टैक्सेस का बोलता था कि आप ये लगा सकते हो, आप ये लगा सकते हो। सेंटर को कुछ राइट था और स्टेट को कुछ राइट था टैक्सेस लगाने का। लेकिन अब क्या हुआ, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में चेंज करना पड़ा। क्यों चेंज करना पड़ा, क्योंकि जीएसटी आ गया। जीएसटी आ गया इसलिए हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को हटाना पड़ा। तो ये जो है आर्टिकल 246, अब क्या इंसर्ट हो गया, आर्टिकल 246 ए, जिसमें सेंटर को और स्टेट को दोनों को पावर मिल गया जीएसटी लगाने का। तो दोनों को इक्वल राइट्स मिल गया कि वो जीएसटी लगा सकते हैं। तो आपके संविधान को हमें बदलना पड़ा। अब हम देखते हैं व्हाई जीएसटी वाज इनैक्टेड। आपको पता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, तो जीएसटी क्यों इनैक्ट हुआ, क्योंकि सिंप्लीफाई करना था हमको। तो सिंप्लीफाइड द टैक्स स्ट्रक्चर। दूसरा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाया गया। तीसरा, कंप्लायंस बर्डन एकदम कम हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया। अब देखिए जीएसटी तो आ गया, लेकिन बहुत सारे जो टैक्सेस है, बहुत सारे टैक्सेस जो है वो रिप्लेस हो गए। जीएसटी आ गया लेकिन बहुत सारे टैक्सेस रिप्लेस हो गए, तो उन टैक्सेस से जो कमाई होता था, अगर जीएसटी के आने से कुछ नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई करना किसका अधिकार है, किसका अधिकार है, सेंटर को करना ही पड़ेगा उसकी भरपाई। तो दैट इज जीएसटी कंपनसेशन। इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट विल कंपनसेट स्टेट ऑन रिपोर्टेड रेवेन्यू डेफिसिट ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के आने से जो डेफिसिट होगा रेवेन्यू में, वो कौन कंपनसेट करेगा, गवर्नमेंट करेगा। कब तक करेगा, अभी तक डिसाइडेड है कि 5 साल तक उसकी भरपाई की जाएगी। और बेस ईयर क्या माना जाएगा, ऑब्वियसली जब जीएसटी आया था उसके पहले के ईयर्स ही माने जाएंगे। तो इस केस में बेस ईयर 15-16 लिया गया और प्रोजेक्टेड ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू 14% लिया गया। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते ये है क्या। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, सपोज रेवेन्यू फॉर द बेस ईयर है 100 करोड़, मतलब 15-16 का 100 करोड़ रेवेन्यू है, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू को मैंने 14% से बढ़ाया है, तो 114, 130, 148, 169, 192, 5 साल के लिए ये प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है कि इतना तो होना ही चाहिए। और एक्चुअल रेवेन्यू है 90, 110, 150, 114, 170। आप जहां भी देखोगे कि प्रोजेक्टेड रेवेन्यू जो होना चाहिए और जो है, अगर उसमें डिफरेंस है तो क्या होगा, सेंटर को स्टेट की भरपाई करनी पड़ेगी। मतलब ये 24 करोड़ 20 करोड़ यहाँ तो भरपाई नहीं होगा, 55 करोड़ और 22 करोड़ ये क्या करेगा, स्टेट क्या करेगा, सॉरी सेंटर क्या करेगा, स्टेट का भरपाई करेगा, बिकॉज उसका रेवेन्यू डेफिशिट हो गया। तो ये हो गया जीएसटी कंपनसेशन का कंसेप्ट कि सेंटर स्टेट को भरपाई करेगा। अब हम बात करते हैं जीएसटी काउंसिल, दैट इज राइट। हम इसमें स्टेट का भी राइट्स रहेगा और सेंटर की भी राइट्स रहेगी। सेंटर के लोग भी रिप्रेजेंट करेंगे इस बॉडी में और स्टेट के लोग भी रिप्रेजेंट करेंगे। So GST Council is an apex body tasked with the notes to make important decision and changes in GST। जो important decision लिए जाएंगे उसमें भागीदारी सेंटर और स्टेट दोनों की होगी।
तो जीएसटी काउंसिल का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर क्या है जरा देखते हैं। जीएसटी काउंसिल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अभी निर्मला सीतारमन जी। तो वो क्या बनेंगी? वो चेयर पर्सन होंगी, वो चेयर करेगी, वो हेड होंगी। और उनका साथ देंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, दैट इज अनुराग ठाकुर जी। अभी अनुराग ठाकुर जी है, वो उनके मेंबर होंगे। अब अब देखिए, सेंटर का तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, अब स्टेट का भी तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो स्टेट नॉमिनेटेड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, हर स्टेट का अपना अपना नॉमिनेटेड मिनिस्टर होगा इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, वो मेंबर होगा। और सभी स्टेट में कोई एक मेंबर क्या बनेगा? वाइस चेयरमैन बनेगा। तो ऐसा होगा ना कि अगर सेंटर का कोई चेयरमैन है तो स्टेट का भी तो वाइस चेयरमैन होना चाहिए। तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों की हिस्सेदारी होगी। अब जीएसटी काउंसिल फंक्शन, ऑब्वियसली इसका फंक्शन क्या होगा, ये क्यों बनाई गई है ये बॉडी? तो ये रेकमेंडेशन देगी यूनियन और स्टेट्स को। किस चीज की रेकमेंडेशन? कि टैक्सेस क्या होगा, सेस क्या होगा, सरचार्जेस क्या होगा, कौन सा टैक्सेस सबसम होगा जीएसटी में, ये सारा रेकमेंडेशन देगा। और गुड्स एंड सर्विस दैट मे बी सब्जेक्ट टू और एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, कौन सा एग्जेम्प्ट रहेगा, कौन सा टैक्सेबल रहेगा, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होगा, क्या रेट्स होगा, तो ये सारा रेकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल सेंटर और स्टेट को देगा। अब जीएसटी काउंसिल का वोटिंग राइट्स, ये हम देखते हैं। हमने शुरू से पढ़ा था कि सेंटर और स्टेट दोनों का राइट्स होना चाहिए। तो decision of GST Council shall be taken at a meeting by majority of not less than 3/4 of the weighted votes of the member present and voting in accordance with the following principle. तो not less than 3/4 mandate, कोई भी decision क्या mandate होगा? not less than 3/4। अब votes अगर center है तो उसका 1/3 होगा वेटेज, और अगर स्टेट है तो उसका 2/3 होगा वेटेज। हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। ये एक एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, आप देखिएगा अच्छा से। इफ इन अ मीटिंग 25 स्टेट्स आर प्रेजेंट, सपोज कीजिए 25 स्टेट प्रेजेंट है, जिसमें से 20 स्टेट ने और एक सेंटर ने वोट किया इन फेवर ऑफ अ प्रपोजल, तो कैसे काउंट होगा टोटल वोट्स इन फेवर? इसमें 1/3 जो वेटेज है वो तो सेंटर को मिलेगा, देखिए ये 1/3 मिल गया है सेंटर को, और 20 डिवाइडेड बाय 25 का 2/3, मतलब स्टेट को कितना मिलेगा? 2/3 मिलेगा। 20 डिवाइडेड बाय 25 अगर तो 2/3 वेट होगा, तो 13 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा आपका टोटल वोट्स इन फेवर। तभी ये पास होगा जब ये 3/4 से ज्यादा हो। तो 3/4 से अगर ये ज्यादा है तो ये प्रपोजल कैरिड हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि जीएसटी इसलिए लाया गया क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत प्रॉब्लम्स था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, तो टैक्सेस थे, जीएसटी से रिप्लेस किया गया। लेकिन जीएसटी को लाना भी आसान नहीं था, सेंटर को कुछ वादे करने पड़े स्टेट के साथ। क्या वादे थे वो? कि हम भैया आपको कंपनसेशन देंगे और आपका राइट्स भी होगा, राइट्स मतलब जीएसटी काउंसिल। तो होप आपको जीएसटी की स्टोरी अच्छी लगी होगी। Thank you so much guys, hope this video is helpful. And one more thing guys, we are also running our कोर्स ऑन जीएसटी, दैट इज जीएसटी एक्सपर्ट। अगर आप उसके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन लिंक में क्लिक करके जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अपना डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।